हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। और इससे पहले हम लोग सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा वृत्ताकार जो चालक है उसके केंद्र पर चुंबकीय अक्ष की गणना किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना किए हैं। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उससे स्टडी कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग हमारे यूट्यूब पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो धारावाही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये सीजी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह हमें बनाना रहता है, तो सबसे पहले उसका जो डायग्राम वगैरह रहता है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन याद नहीं होता। अगर डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए तो न्यूमेरिकल इजीली लिख सकते हो, न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, थ्योरेटिकल लिख सकते हो। तो देखिए चित्र में क्या है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय अक्ष का प्रदर्शित है। इस पर एक धारावाही वृत्ताकार लूप है। देखिए ये वृत्ताकार लूप है जिसका व्यास a और a डैश है। इस पर धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसका केंद्र जो है O है और त्रिज्या जो है R है। क्लियर है। अब इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखिए व्यास को अब बिंदु P से अगर हम लोग मिला दे व्यास के शीर्ष को, और इसका जो दूरी मान ले R, ये दूरी क्या है, यहां से भी अगर हम लोग मिलाएंगे P से तो वो ये R ही होगा, क्योंकि ये अक्षीय दूरी पर है, ऊर्ध्वाधर है सभी के लिए, तो ये R ही होगा। और कहा जाए तो एक अल्पांश ले लेते हैं यहीं dl, एक अल्पांश ले लेते हैं dl। अब सबसे पहले हम लोग अल्पांश के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो है गणना करेंगे, उसके बाद सबको कंबाइन कर देंगे, फिर हमें संपूर्ण जो धारावाही वृत्ताकार लूप है इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र dB है इसको दो घटकों में ऊपर की ओर भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग नीचे की कंपैरिजन करेंगे तो नीचे वाले घटक को भी दो घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक Pn की दिशा में हो जाएगा dB cos फाई, और ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज घटक में dB sin फाई। देखिए dB को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो घटकों में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर का और नीचे का निष्क्रिय हो जाएगा में। तो ये पूरा जो मैं एक्सप्लेन किया हूं इसी को इधर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट यहां आ जाना है। अब एक अवयव dl की कल्पना करेंगे जो कि कहीं पास भी है, यहां मान लेते हैं dl a पर है, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, जिसके कारण dB पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो बायो-सेवर्ट के नियम से हमें मालूम है dB इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर होता है। तो इसको दे देंगे समीकरण 1, किंतु थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हमारा एंगल थीटा एंगल जनरेट हो रहा है तो यहीं पे बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और फिर इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dB इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई IDL अपान R स्क्वायर हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 4 ये अब इक्वेशन 2 है। अब अवयव A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। देखिए दो घटकों में वियोजित किया गया है ऊपर वाले अल्पांश की वजह से। एक dB cos फाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और dB sin फाई OP के अनुदिश। सेम
अगर अल्पांश यहां स्थित है तो इसके लिए हो जाएगा हमारा db cos फाई ऊर्ध्वाधर लंबवत और db sin फाई, ये db sin फाई ओपी के अनुदिश। तो देखिए ऊपर वाला घटक और नीचे वाला घटक एक धनात्मक हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋणात्मक, दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा और बच जाएगा हमारा db sin फाई। db sin फाई मतलब जो अक्ष पर ही स्थित है वही है db sin फाई। क्वेश्चन हेडिंग भी है हमारा अक्ष पर, तो अक्ष पर हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर ये सब एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। देखिए नीचे भी इसी प्रकार करके ऊपर और नीचे वाला जो db cos फाई है वो निष्क्रिय हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारा db sin फाई। db sin फाई इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जोड़ना को दर्शाता है, अल्पांशों के योग जो है b के बराबर होगा। तो समीकरण 2 से मान रखेंगे यहाँ पे μ0/4 इंटू आइडियल आर स्क्वायर साइन फाई। समीकरण 3 देखिए त्रिभुज एओपी में, एओपी एक समकोण त्रिभुज है जिसपे हम लोग साइन फाई का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एओपी तो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में लंब बटा कर्ण साइन फाई का मान हो जाएगा। लंब का मान क्या है आर और कर्ण का मान है स्मॉल आर, कर्ण का मान है स्मॉल आर। चलिए साइन फाई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण ओ ए अपान एपी इज इक्वल टू आर अपान स्मॉल आर। इस मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0/4 इंटू आइडियल अपान आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। अब सब कांस्टेंट है, देखिए सब चीज कांस्टेंट है, आर आई और स्मॉल आर ये सब कांस्टेंट है, μ0 भी कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन डीएल बच जाएगा जो कि क्या शो करता है, वृत्ताकार परिधि का क्षेत्रफल, सॉरी परिधि, वृत्ताकार जो वृत्त है इसके परिधि को ये शो करता है। और वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है 2πr। तो त्रिज्या कैपिटल आर है तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए 2π 1 जा 2π और ये 2π 2 जा 4π कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये μ0 आई आर स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब। तो ये b का वैल्यू हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए हमें r का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं अगर इजी वे, ये भी है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। पुनः समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो देखिए ये कर्ण का वर्ग है आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आर का वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा और रूट को हम लोग पावर हाफ बोलते हैं या इसको घात 3 लगा देते हैं दोनों ओर। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। अब आर क्यूब के वैल्यू को समीकरण 4 में रख दो, यहां आर क्यूब है, ये समीकरण 5 मिल जाएगा। यह अभिष्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर फेरों की संख्या n हो तो फिर n का गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें n लिख दिए समीकरण 5 में। समीकरण 5 में हम लोग क्या कर देंगे, n लिख देंगे। अब समीकरण 5 और 6 ही आपका जो धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए अभिष्ट व्यंजक है। अब इस पर भी 2 कंडीशन होगा। यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर स्थित हो, यदि बिंदु P जो है, ये बिंदु P अगर यहां पे स्थित रहेगा वृत्त के केंद्र पर, तो x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर 0। तो समीकरण 6 में x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर जब 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर बस बचेगा और घात 3/2, तो ये 2 से 2 खत्म। अब ये आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, ये भी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा एक आर। b इज इक्वल टू μ0 ni अपान 2r। ये हो जाएगा बिंदु P वृत्त के केंद्र पर स्थित हो तब की कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन है, यदि बिंदु P केंद्र से अत्यधिक दूरी पर हो, तो केंद्र से अत्यधिक दूरी पर हो, देख लीजिए चित्र देख लीजिए।
अगर ये P जो है बहुत अधिक दूरी पर हो तो x का वैल्यू इसकी त्रिज्या से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी त्रिज्या से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग त्रिज्या को नगण्य मान लेंगे और x बस बच जाएगा आपका x² बस समीकरण 6 में। और फिर हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू μ0 NIR² अपॉन 2x³, इक्वेशन 8 हो जाएगा ये। तो ये सब अभिष्ट व्यंजक है और इसको याद रखना भी है, माइंड में रखना भी है। तो माइंड में रखने के लिए आपको डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम आपको क्लियर रहना चाहिए। डायग्राम क्लियर रहेगा तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप बायो सेवर्ट का नियम जहां पे अप्लाई करते हो वो याद रहना चाहिए। बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई किए हैं, 90 डिग्री लिए हैं, थीटा इज इक्वल टू, और उसके बाद तो फिर और कुछ सॉल्यूशन किए हैं। लास्ट में फाइनली हमें इक्वेशन 5 और 6 के माध्यम से हमें गणना मिल गया। क्लियर है? ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।